फिर आवेश के कारण इफेक्ट को देखना है, प्रभाव को देखना है, अनोखी अनोखी हमारे बहुत सारी यूज को देखना है। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या होता है? 96,500 कूलम होता है, यानी कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है दोस्तों? फैराडे होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि VBI है, यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे चैनल फील ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और ये हमारे 12 क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये जो पूरा क्लास होने वाला है, अब जितना घंटा का हो जाए, ये आवेश पर क्लास होने वाला है, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। और आवेश के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से आवेश आया, आवेश के कौन कौन से फैक्ट है, कितने कितने इसके प्रकार है, गुण क्या है, सब जानने वाले हैं। ताकि आवेश अगर आप आवेश के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे, तभी आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएंगे, अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग पहचान पाएंगे या नॉलेज ले पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम आवेश के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, ताकि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ कहते हैं कि आपको आवेश से रिलेटेड एक भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर आता है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ से मतलब ये चैप्टर पढ़ेंगे, कहाँ चैप्टर है, चैप्टर का जगह कहाँ है, उसे थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर आता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह होता है, ये हमारा जैसे कि हमारा जो हमारा फिजिक्स है, ये दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में दो जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। ये दो हमारा क्या होता है, मेन शाखा होता है, मेन हमारा ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पढ़ेंगे। एक होता है हमारा स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम दो पढ़ेंगे। पहला हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसका दूसरा का चैप्टर। इसमें हम लोग कौन कौन चैप्टर, एक हमारा पहला चैप्टर और दूसरा का चैप्टर इस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत के में। और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, उसके अंदर दूसरे चैप्टर को, जो बाकी चैप्टर बचा है पार्ट 1 में, उसको पढ़ा जाता है। तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमको मेन फोकस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच पर कि इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें चैप्टर पढ़ना है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो ये अस्थिर वैद्युत की क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या इफेक्ट देखे जाते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्क्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा अस्थिर वैद्युत के है, इसमें आप लोग हम हाईलाइट करते हैं अस्थिर को। अच्छा ये बताइए आप लोग, अस्थिर का मतलब होता क्या है? अस्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि एक जगह पर क्या टिका हुआ। तो इसका आप डिफिनीशन बता सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के कारण प्रभाव को देखा जाता है, रुके हुए आवेश के कारण उसके क्षेत्र बनना, विभव उत्पन्न होना, बहुत सारे अच्छे चीज, बहुत अनेक चीज होना, यह हमारे स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटी जानकारी हो गया कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा ब्रांच है, इसमें हमें क्या करना है, स्थिर आवेश के कारण इफेक्ट को देखना है, प्रभाव को देखना है, अनोखी हमारे बहुत सारी यूज को देखना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसका कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर या अत्वरित मंद गति से गतिमान आवेश हम उसके प्रभाव का क्या करते हैं दोस्तों, उसके प्रभाव का क्या करते हैं, प्रभाव को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युत की हमारी कहलाती है। ठीक है, अब ये तो हमारा स्थिर वैद्युत की हो गया। अब हम विचार करते हैं कि आवेश आया कहाँ से, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। आवेश नाम का जो ये बड़ा जो फंडा बना रहता है कि आवेश है क्या, है क्या, है क्या, हम तो पढ़ लेते हैं बचपन से कि यहाँ आवेश होता है जिसके कारण ये चीज़ होता है, लेकिन आया कहाँ से, चलिए इसे जान लेते हैं। कि कोई भी चीज़ पढ़ा जाता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जड़ से शुरुआत करते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। जब तक आप उसे खुदाई नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तो तब तक आपको अच्छा ना पानी मिलेगा ना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आवेश जो है, अच्छा आप लोग कभी क्या होते हैं, शुष्क जब मतलब शुष्क मौसम होता है, गर्म का मौसम होता है, तो आप क्या करते हैं, कभी अपने स्वेटर वेटर उतारते हैं तो थोड़ा बहुत चिट का आवाज़ निकलता है। ये भी आप लोग जानते ही होंगे, चिट का आवाज़ निकलता है। इसमें भी थोड़ा बहुत आवेश की उत्पत्ति हुई है, आवेश का थोड़ा बहुत लॉजिक इसमें भी है। क्या करते हैं, थोड़ा सा वो क्या होता है, जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है उसमें क्या होता है, चढ़ की आवाज़ आती है। इसमें भी थोड़ा सा आवेश का क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है।
तो हम इसको ना जानते, ये तो हमारा दैनिक चर्या होता है। लेकिन अब जानते हैं हम लोग कि ये आवेश सबसे पहले इसमें किन किन वैज्ञानिकों ने कैसे आवेश के बारे में बताया, उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों बात है हमारे 600 ईसा पूर्व की। कितने दोस्तों? 600 ईसा पूर्व की। 600 ईसा पूर्व के एक थे हमारे यूनानी दार्शनिक। कहाँ थे? एक ये हमारे क्या है, ईसा पूर्व के यूनानी दार्शनिक थे। हम जितने भी टॉपिक लिखवा रहे हैं और जितनी भी बातें कर रहे हैं, आप लोग मजाक में न लेकर के सीरियस में होकर के आप पढ़ाई कीजिए और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। क्या थे? 600 ईसा पूर्व की बात है। एक यूनानी दार्शनिक थे जिसका नाम था थेल्स। क्या था दोस्तों इसका नाम? थेल्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या नाम था दोस्तों इसका? थेल्स नामक था। और ये जो वैज्ञानिक था ना, ये काफ़ी खुशमिजाज आदमी का था, क्योंकि इसने क्या किया, एम्बर नामक पदार्थ का, क्या होता है? एम्बर नामक पदार्थ। अब ये क्या होता है? अरे ये क्या होता है? एक पदार्थ होता है, ठीक है, ये एक पदार्थ होता है। आप इतना समझिए, ज़्यादा गहराई में मत जाइए। एम्बर क्या होता है? एम्बर नामक पदार्थ को इन्हें क्या किया? ऊनी वस्त्र। और ऊनी वस्त्र क्या होता है? इस समय क्या चल रहा है? नवंबर का महीना चल रहा है, तो ठंडा ज़्यादा है, तो ऊनी का मतलब आप समझते होंगे, ऊनी वस्त्र। क्या किया इन्होंने? जब ऊनी वस्त्र पर इन्होंने क्या किया, जब एम्बर नामक पदार्थ को जब इन्होंने फ्रैक्शन करना स्टार्ट किया, घर्षण करना स्टार्ट किया, रगड़ना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ? उन्होंने यह पाया कैसे पता चला? इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे तिनके कागज के टुकड़े, हम तो धीरे धीरे लिखने वाले हैं। अगर आपको स्लो वीडियो लग रही है तो आप लोग इसे स्पीड करके देख सकते हैं। छोटे छोटे कागज के टुकड़े, स्मॉल कागज के टुकड़े। उसके बाद उन्होंने धूल कण, ठीक है। जब ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े और धूल कण पर जब ये एम्बर नामक पदार्थ को जब ऊनी वस्त्र पर ऐसे रगड़ने पर वहां पर थोड़ा सा गर्म लगेगा, जब उस गर्म एम्बर को जब इसके पास ले गए, जैसे मैंने क्या किया, जैसे आपको सबको बताते हैं कि कंघी को आप अपने केस में रगड़ेंगे, बालों में रगड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा गर्म एहसास होगा। किसी कागज के पास ले जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ये चिपक जाएगा, जैसे कि वो चिपकता है, समझते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। वैसे ही शुरुआत क्या हुई थी? एम्बर नामक पदार्थ से हुई थी। जब ऊनी वस्त्र पर इन्होंने रगड़ा और जब इस एम्बर क्या हुआ? आवेशित हो गया, इस पर थोड़ा सा हीट टाइप का आ गया। इन्होंने क्या किया? जब कागज के टुकड़े पास और धूल कण आदि छोटे छोटे थे, मतलब इसका जितना क्षमता होगा उसके अनुसार नहीं ले जाएंगे। अब एम्बर पदार्थ इतना बड़ा है और इतना बड़ा कागज ला देंगे तो उसको नहीं ना पकड़ लेगा, नहीं, हर किसी की क्षमता के अनुसार ही हर चीज होता है। तो एम्बर क्या था? इतना बड़ा, मान के चले एम्बर नामक पदार्थ है। उन्होंने क्या किया? इतने छोटे टुकड़े को, इतना क्या होता है? छोटे टुकड़े को जब इन्होंने क्या किया? ऐसे टच किया तो इसमें आगे चिपक गया। इन्होंने इससे कुछ विचार विमर्श किया कि ये क्या है, क्यों चिपक रहा है। ये तो पहला हो गया, इनसे पता चल गया कि ये क्या है, कुछ तो है। तो उन्होंने क्या किया? हाँ, ये आवेश है, इन्होंने मान लिया। फिर ऐसे ही करते आ गए 16वीं शताब्दी में। हम बताते जा रहे हैं, फिर बताएंगे कि हाँ आवेश है क्या। 16वीं शताब्दी में बात कब किया? हमारी 16वीं शताब्दी के, क्या 16वीं शताब्दी की। ऐसे ही क्या थे? ये तो सिर्फ एम्बर नामक पदार्थ से किए थे, लेकिन 16वीं शताब्दी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के दोस्तों? इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे। ये क्या थे? इंग्लैंड के एक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या थे दोस्तों? विलियम गिलबर्ट। ध्यान रखिएगा, नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या थे दोस्तों? विलियम गिलबर्ट। हम जितनी भी ये टॉपिक बता रहे हैं सब बेकार की चीजें नहीं है, आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं आवेश से, ताकि आवेश के बारे में आप समझे कि आवेश आया तो आया कहां से। तो क्या थे दोस्तों? विलियम गिलबर्ट थे। इन्होंने क्या किया? ये तो सिर्फ एम्बर के नामक पदार्थ से किए, लेकिन इन्होंने ये साहब क्या किए? इन्होंने ला लिया कांच। क्या ले लिया? कांच ले लिए। इन्होंने क्या लिया? एबोनाइट के छड़ ले लिए, एबोनाइट, जिसे हम लोग आबुनस कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, आबुनस। इन्होंने गंधक ला लिए। जब इन्होंने कांच, एबोनाइट और गंधक को, कांच को रेशम से रगड़ना स्टार्ट किया, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से आदि से रगड़ना जब स्टार्ट किया, जब इन्होंने रगड़ना स्टार्ट किया, तो ये भी क्या करने वाले? ये भी एम्बर की तरह व्यवहार करने लगे।
ये जो थे, जब इन्होंने 16वीं शताब्दी में, जब इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, इन्होंने भी क्या किया, जब ये तो सिर्फ एम्बर्स किए थे, लेकिन जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने कांच, एवोनाइट, एवोनाइट को हम लोग आबुनस कहते हैं, और गंधक जब आदि को क्या किया, जब क्या किया, रगड़ना स्टार्ट किया, तो ये भी क्या करने लगे, ये भी कागज के टुकड़े और धूलकण आदि को क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। ठीक है, तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया, ये भी क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये तो सिर्फ तब इनको पता चल गया कि ये क्या हो गए, आवेशित हो गए। तब ये पता चल गया ये पदार्थ क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया है। क्या आ गया है दोस्त, चार्ज आ गया है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ये बाद में पता चला। अब वो कब पता चला, हम आगे बताने वाले हैं। फिर उसके बाद है 1646 की बात। जितना भी पॉइंट लिखवा रहे हैं आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। बात है 1646 की। उस समय क्या थे, थॉमस ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे। इसमें आवेशित की खोज हो गई थी, आवेश की खोज हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब क्या थे, 1646 में एक थॉमस ब्राउन नामक क्या थे, ये भी क्या थे, एक इस पर विचार करने वाले आदमी थे कि ये सब है क्या। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि ये जो आकर्षित कर रहा है, मतलब एबोनाइट, मतलब ये जो हमारा एबोनाइट है, क्या है, एम्बर है, कांच है, एबोनाइट है, गंधक, ये जो आकर्षण कर रहा है, इन्होंने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत। आपको ध्यान रखना है कि जो थॉमस ब्राउन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया, वैद्युत नाम दे दिया। अब ये तो आवेश था, पहले से क्या था दोस्तों, ये तो हमारा आवेश था। क्या था दोस्तों, हमारा आवेश। ठीक है, और इन्होंने इसका नाम दे दिया, आकर्षित कर रहा है तो वैद्युत। क्या नाम दे दिया, वैद्युत। तो दोनों मिलके मिल गए हमारे वैद्युत आवेश, मिलके बन गए। ठीक है, क्या हो गया, वैद्युत आवेश। तो यहां से सब फंडा आया। और जब क्या हुआ, अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है समझ में, तो आप लोग बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया, थॉमस ब्राउन ने 1646 में यह बताती है कि जो ये आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है, ये क्या है, इसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, वैद्युत कहेंगे। हम लोग हिंदी में इसे वैद्युत बोलते हैं। और ये क्या हुआ, इन्होंने आवेश का खोज कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश है। ठीक है, और ये जितने भी चीजें हो रही है, ये सब क्या हो रही है, फ्रैक्शन के कारण, घर्षण के कारण, रगड़ने के कारण, रगड़ने के कारण ये क्या हुई है, एक दूसरे पर आवेश उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इतना चीज क्लियर होगा। इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी शायद। हाँ, फ्रैक्शनल मतलब घर्षण वैद्युत, क्या बोलते हैं, घर्षण, हाँ घर्षण वैद्युत, यानी कि घर्षण के कारण क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, रगड़ने के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। तो इतना चीज क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया, समय ऐसे ही बीतता गया। और बात है हमारी कितनी की, 1700 में भी 1750 बात है। उस समय हमारे आ गए बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक। उन्होंने बताया कि ये जो आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है, ये जो हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बन रहा है, इन्होंने इसे दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया धनावेश और एक बांट दिया ऋणावेश, एक भाग बांट दिया ऋणावेश। उसे हम लोग जान लेते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि 1646 और 16वीं शताब्दी एंड एम्बर नामक पदार्थ। अब थोड़ा सा चलते हैं कि ये तो सिर्फ बता दी इलेक्ट्रिसिटी। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बताते हैं, थोड़ा सा उस पर अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उस पर अध्ययन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा सा एक लाइक दे करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें भी थोड़ा बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो क्या थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताते हैं। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि जो थॉमस ब्राउन बोल रहा है आकर्षित और प्रतिकर्षित, इन्होंने क्या कर दिया, ये आवेश को दो भागों में बांट दिया, आवेश को दो भागों में बांट दिया।
आवेश को दो भागों में बांट दिया। अब कैसे कैसे देखिए, चलते हैं हम लोग। एक भाग था हमारा धनावेश और दूसरा भाग था हमारा ऋणावेश। ठीक है, एक भाग था हमारा धनावेश और एक भाग था हमारा ऋणावेश। अब हम लोग जानते हैं कि ये धनावेश कैसे बन जाता है, और पहले जान लेते हैं कि धनावेश क्या होता है और कौन कौन प्रतीक करते हैं, उसके बाद जानेंगे कि धनावेश कैसे बनता है और ऋणावेश कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले सब कोई पढ़ा होगा, 10 क्लास से ही पढ़ा है कि धनावेश धनावेश यानी कि लड़का लड़का एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, और लड़का लड़की एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। सब किसी को पता है, ये नॉर्मल बात है। तो इतना तो आप लोग बेसिक जानते होंगे। तो चलिए हम इसे बता देते हैं। जो ये प्लस प्लस होता है, ये प्लस प्लस वाला जो भी क्या होता है ये प्लस प्लस को क्या करता है, जो भी प्लस प्लस से ये बना है, एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन करता है। यानी कि ये इधर जाएगा, मैं जा रहा हूँ इधर मुंह घुमा करके, और तू जा उधर। ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है। सब किसी को पता है। और वही क्या होता है, इसके नहीं होता है, हम बताते हैं थोड़ा सा। और जैसे कि माइनस 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 होता है और यहाँ पर माइनस माइनस है, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन ही करता है, मतलब प्रतिकर्षण करता है। इतना तो बेसिक नॉलेज है, फिर भी हम बता देना चाहते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये भी क्या करता है, प्रतिकर्षण ही करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रतिकर्षण करता है। लेकिन दोस्तों बात आई जब हमारी, इधर हम बना देते हैं प्लस और इधर बना देते हैं हम माइनस, तो ये दूसरों को क्या करेगा, ये कहेगा तू आ जा इधर सट जा और तू प्लस आ जा इधर सट जा। इसमें क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा आकर्षण हो जाए, इनकी अट्रैक्शन हो जाता है। अच्छा ये बताइए, एक होता है कि जात जात, अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये सब क्या आता है, दोनों एक जात का है, दोनों एक जात का है, इसलिए आप इसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हाँ सजातीय, इसे हम लोग बोलते हैं थोड़ा देर के लिए, वाकई में सजातीय होता है। ठीक है, ये क्या है, प्लस प्लस, ये दोनों एक जात का है, हम लोग गांव में बोलते हैं, सब कोई बोलता है जात जात। ठीक है, तो वही होता है, तो ये क्या हो गया, सजातीय हो गया। सजातीय मतलब समान जात का। और प्रतिकर्षण, इसमें क्या होता है, सजातीय में क्या होता है, और ये यहाँ पर प्लस से माइनस है, ये अलग अलग जात का है, यानी कि इसे बोलेंगे हम लोग बीजातीय। क्या बोलेंगे दोस्तों, हमारे बीजातीय, बीजातीय। तो आप इतना ध्यान से रख सकते हैं कि जो सजातीय होते हैं वो जब सजातीय होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षण करते हैं। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ये गिर गया था। तो जो सजातीय होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। इतना तो बेसिक नॉलेज हर एक स्टूडेंट के पास होगा, मुझे भी था। ठीक है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्या था, ये इन्होंने दो प्रकार बता दिए 1750 में कि आवेश क्या होता है, दो प्रकार, धन आवेश, ऋणावेश, प्रतिकर्षण क्या होता है सजातीय में होता है, और क्या होता है आकर्षण क्या होता है विजातीय में होता है। इतना तो चीज तो क्लियर हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि दोस्तों ये मतलब कैसे, ये जो हमारा धन आवेश होता है, जो हमारा ये धन आवेश है, ये हमारा क्या करता है, जो जितना भी आवेश होता है ये सब इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे मिटा लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो हमारा पूरा, हाँ जो हमारा ये जो पूरा है, अब जान लेते हैं कि ये जो हमारा आवेश किसे कहते हैं। आवेश का परिभाषा हम नहीं बता पाए हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे कि आपको थोड़ा सा जो पहले वाला चीज़ है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये आवेश नाम का जो चीज़ है इसका मतलब क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इससे क्या हो सकता है। बाकी इतना चीज़ तो आपको, इतना जितना भी नॉलेज था आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए आप एक थम्स अप जरूर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया होगा। तो अब समझ लेते हैं कि ये आवेश क्या है। ठीक है, आवेश है क्या, जान लेते हैं ये आवेश नाम का फंडा है क्या। अगर हम कह दें कि आवेश क्या होता है, एक मूलभूत गुणधर्म होता है, तो ये कहने में थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा। इस पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह को कभी नहीं लगा सकते, आप इस पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोल दें कि ये आवेश क्या होता है, एक मूलभूत गुणधर्म होता है। क्या होता है दोस्तों, मूलभूत गुणधर्म होता है।
मूलभूत गुणधर्म है। ये कैसे, आप इस पर प्रश्न को नहीं लगा सकते हैं। आवेश क्या एक मूलभूत गुणधर्म है, वो कैसे? देखिए, जैसे हम बात की जाए कि आवेश स्वयं क्या होता है, स्वयं में क्या होता है, वो स्वयं में एक मूलभूत है, मतलब स्वयं में एक अलग है। जैसे हम द्रव्यमान की बात करते हैं दोस्तों, हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान क्या होता है, स्वयं में एक क्या होता है, उसका जो भार होता है, वो उसमें जितना भी उसका जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसमें जितने उसके परमाणु होते हैं, वो स्वयं क्या होते हैं, उसके द्रव्यमान होते हैं। तो द्रव्यमान यानी कि जो द्रव्यमान होता है, जो हमारा मास होता है, मास में क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं, मास में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है या उसे अनुभव करता है। उसी प्रकार क्या होता है, जैसे हमने बताया कि आवेश का एक मूलभूत गुणधर्म होता है, उसमें भी क्या होता है, दो चीजें होती है। पहला होता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमने जैसे बताया कि जो द्रव्यमान होता है, यानी कि जिसमें जो भार होता है, हम भी अपने भार के कारण ही क्या है, इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं। अगर मुझ में द्रव्यमान नहीं होगा तो शायद मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक कोशिका से लेके, एक परमाणु से लेके, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन से लेके हर एक चीज में थोड़ा बहुत भार है, ये आपको भी पता है। तो द्रव्यमान करता है, ये क्या करता है, दो चीजें करता है। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है, और ये क्या करता है, अनुभव करता है। यही ना दो चीज करता है, हाँ, यही दो कार्य करता है, यही तो वर्क्स है इसके, या तो अनुभव करता है या ये गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करता है, उत्पन्न करता है। वैसे ही क्या होता है, आवेश भी दो प्रकार के काम करता है। एक क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और एक हमारा दूसरा क्या करता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि आवेश एक मूलभूत गुणधर्म होता है जो विद्युत क्षेत्र एंड चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये इसकी क्या करता है, वो स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, हाँ, बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है दोस्तों, उत्पन्न करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। क्या करता है दोस्तों, उत्पन्न करता है। शायद इंग्लिश गलत बोले होंगे, सॉरी उसके लिए, लेकिन क्या होता है, ये उत्पन्न करता है। तो इतना चीज हो गया कि आवेश क्या होता है, आवेश रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जैसे द्रव्यमान करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या तो उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अब जान लेते हैं कि आवेश के कुछ, जैसे कि आवेश का सिंबल कैसे देते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इतना जितना हम लोग क्लास यहाँ तक हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि आवेश को हम लोग किससे दर्शाते हैं। आवेश को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो दोस्तों आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। आप इसे छोटा क्यू कीजिए या बड़ा क्यू, ठीक है। आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इसकी एसआई मात्रक की बात की जाए तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट जो होता है, वो होता है हमारा कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग सी से क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाई सी। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। और आवेश को हम लोग क्यू से करते हैं। और दोस्तों ये जो क्यू होता है, क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा आई टी होता है। इसको हम लोग जानने वाले हैं आगे कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी हमारा होता है। इसकी बीमा की बात की जाए, तो आई मतलब क्या होता है, धारा होता है, जिसे हम लोग एम्पियर में मापते हैं, तो ए हो जाएगा। और टी मतलब समय होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, टी में ही कर देते हैं। समय को क्या करते हैं, हाँ, समय को टी में ही कर देते हैं, तो ए टी। तो जो हमारा इसका जो आवेश का जो बीमा होता है, यानी कि आवेश का बीमा क्या होता है, हमारा ए टी होता है। इतना आप लोग यहाँ से आपके मतलब 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे कि आवेश का क्यू या क्यू से करते हैं, एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, और टी बराबर आई टी, आवेश का बीमा ए टी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है, इसका एमकेएस पद्धति में आवेश का जो एसआई मात्रक और जो हमारा एसआई मात्रक है, इसे हम लोग एमकेएस पद्धति में भी इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों,
कूलम्ब हमारा होता है। वैसे बात की जाए इसकी सीजीएस मात्रक की, अगर इसकी सीजीएस मात्रक की बात की जाए, सीजीएस मात्रक की, तो सीजीएस मात्रक इसका होता है स्टेट कूलम्ब। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। स्टेट कूलम्ब होता है, ठीक है, स्टेट कूलम्ब हमारा होता है। और एक कूलम्ब बराबर क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। एक कूलम्ब बराबर होता है हमारा 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब हमारा होता है 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, पॉइंट्स हैं। क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। ये होता है सब आवेश के मात्रक, आवेश के कुछ फैक्ट्स होते हैं। उसके बाद थोड़ा जान लेते हैं कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है हमारा स्टेरेडियन। यहाँ पर लिख लेते हैं, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। सॉरी फैराडे, मिस्टेक हो गया। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है। ठीक है, क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम्ब। क्या होता है, 96,000। एक फैराडे मतलब क्या होता है, 96,000। एक फैराडे में क्या होता है, 96,500 कूलम्ब होता है। यानी कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है दोस्तों, फैराडे होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि VBI है, यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है दोस्तों, हमारा फैराडे होता है। तो ये रहे हमारे कुछ जानकारी। अब आवेश के कुछ छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं, उससे हम लोग लगे हाथे जान ही लेते हैं। तो हम इसे मिटा देना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके कुछ छोटे मात्रक है उसको भी जान लेते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या आप लोग इसे उतार सकते हैं। ठीक है, हम इसे मिटा लेते हैं सबसे पहले, ताकि पूरा बोर्ड हमारा क्लीन हो जाए और बाकी जितने भी चीज़ें वो सब लिख सके हम। उसके बाद जान लेते हैं कि आवेश के कुछ छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं, उसे हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आवेश के छोटे मात्रक में होता है आवेश के कुछ छोटे मात्रक। ये हमारे एग्जाम में पूछते हैं और यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं। जितने भी हम पीछे जो भी सूत्र था वहाँ से न्यूमेरिकल हमारे बहुत सारे बनते हैं, तो आप लोग उसे याद रखिएगा। आवेश के छोटे मात्रक, छोटे मात्रक, ठीक है। एक होता है एक मिली कूलम्ब। पहले होता है 1 मिली कूलम्ब, मिली कूलम्ब। 1 मिली कूलम्ब मतलब होता है 10 के पावर -3 कूलम्ब। ठीक है, 1 मिली कूलम्ब बराबर होता है। उसके बाद होता है 1 माइक्रो कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम्ब। ठीक है, एक होता है नैनो कूलम्ब। एक होता है नैनो कूलम्ब, जिसे हम लोग NC से करते हैं। 1 नैनो कूलम्ब, ये आवेश के क्या है, छोटे छोटे मात्रक है। 1 नैनो कूलम्ब बराबर होता है 10 के पावर -9 कूलम्ब। ठीक है, और उसके बाद होता है 1 पीको कूलम्ब, जिसे हम लोग PC, 1 पीको कूलम्ब, पीको कूलम्ब बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -12 कूलम्ब। तो ये जितने भी है हमारे, ये आवेश के क्या है, छोटे छोटे मात्रक हैं। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं आवेश की संकल्पना पर, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, चलते हैं हम लोग आवेश के कॉन्सेप्ट पे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये आवेश का संकल्पना क्या है। इसे हम लोग थोड़ा समझ देते हैं कि ये जो हमारा आवेश का जो संकल्पना होता है ये होता क्या है।
मतलब आवेश का जो कॉन्सेप्ट होता है ये किस पर काम करता है, आवेश का संकल्पना। तो अगर हम बताने से पहले हम क्या करते हैं, पहले लिख ही देते हैं कि आवेश का जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। अब आपका सवाल होगा कि कैसे, तो उससे भी हम लोग जान लेते हैं कि आवेश का जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर कैसे करता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो आता ही होगा। अगर हम सोडियम में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही क्या होता है, हमारा प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। अगर कहीं ये क्या करता है अपने निष्क्रिय अवस्था में आना चाहता है या कोई बंद बनाता है, तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, तो एक को क्या करता है, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो ये सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है तो इस पर क्या होता है, Na+ यानी कि सोडियम में प्लस धनात्मक बन जाता है। वैसे ही इसमें तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकल जाएगा, तो इसमें से कितना बचेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल गया तो बचा 10। ठीक है, और हमारे प्रोटॉन सेम वैसे की वैसे ही रह गए, 11 का 11। इतना चीज आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए हमारी क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, और इस 17 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 होंगे, और हमारे प्रोटॉन भी क्या होंगे, हमारे 17 होंगे। अगर जब ये क्या करता है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 और इसका क्या होता है 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है Cl, और ये प्लस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये बनाता है Cl-। तो यहाँ पर क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन के इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक बढ़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बन जाता है कितना, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या यहाँ पर थोड़ा सा एक अधिक हो गया, यानी कि बढ़ गया। और यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो गए, P+, यानी कि प्रोटॉन हमारे 17 का 17 है, और हमारा ये 18 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया और इसमें 17, यानी कि इसमें एक प्लस जुट गया। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी ये प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, ये नियत है, यानी कि कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। जब ये हमारा प्रोटॉन क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, ये थोड़ा सा डगमगा नहीं रहा है, तो आप इस आधार पर नहीं बता सकते हैं कि जितना भी आवेश का जो संकल्पना होता है, आवेश क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के गति से, इलेक्ट्रॉन के चलने से, या इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। तो अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही जितना भी होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है कि वो धनात्मक आवेश बनेगा कि ऋणात्मक आवेश बनेगा, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है वो सेम जगह पे है, इसका ना तो इलेक्ट्रॉन में ना तो इसका जो प्रभाव हो रहा है, ना इसके परिमाण बदल रहा है, वो सेम वैसा की वैसा ही है। तो इतना से क्लियरफाई हो गया होगा। ठीक है, इतना तो चीज़ आपको क्लियर हो गया। और बात की जाए, एक और चीज़ हम बता देते हैं ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए कि हमारा परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, पूरा स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। और जो हमारा प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन से क्या होता है, बंधा होता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा बंध होता है। तो ये क्या करता है, ये छोड़ना नहीं चाहता है। क्या करता है, यह छोड़ना नहीं चाहता है। और जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर होता है, तो ये कहीं भी मूव कर लेता है। तो इससे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है यही इस पर निर्भर करता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, यानी कि मोल का संकल्पना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और जो हमारे ये एक और जो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा द्रव्यमान होता है ये बराबर होता है 1837 जो हमारा इसका द्रव्यमान होता है वो हमारे प्रोटॉन के P+। तो ये 1837 गुना ज़्यादा भी हमारा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी भी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो हमारा होता है ये बाहर होता है, कक्षा में होता है, ये क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो इतना चीज़
क्लियर हो गया। अब जानते हैं हम लोग आवेश का संरक्षण क्या होता है। आवेश का संरक्षण है क्या, उससे हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं कि जो हमारा आवेश का जो जितना भी संकल्पना होता है वो सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर और चक्कर वक्कर लगाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है या आवेश उत्पन्न करता है। अब जान लेते हैं कि ये हमारा आवेश का संरक्षण है क्या। आवेश का संरक्षण जान लेते हैं। आवेश का संरक्षण, आवेश का जो संरक्षण होता है इसका मतलब होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको क्या करते हैं, मूव किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो आवेश क्या होता है, इसका न तो निर्माण कर सकते हैं, ना अपने आप से बना सकते हैं, नहीं इसका विनाश कर सकते हैं। इसका क्या होता है, आवेश को क्या कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, और न ही विनाश कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित यानी कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ होंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि ये आवेश का क्वांटीकरण क्या है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है उसे हम लोग समझ लेते हैं। ये सब क्या है, आवेश के कुछ गुणधर्म है, आवेश के कुछ विशेषताएं हैं। आप लोग इसे इस प्रकार मान सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का ये क्वांटीकरण क्या है। ठीक है, इसे जान लेते हैं। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब अगर बात करें तो आवेश का क्वांटीकरण का डायरेक्ट मतलब होता है फिक्स मान। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब डायरेक्ट मान होता है फिक्स्ड वैल्यू। क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू मतलब क्या हो, जो भी वैल्यू होगा एक फिक्स होगा, ना वो दशमलव में होगा ना भिन्न में होगा। यानी कि किसी पर जो निकाय पर, कोई भी एक निकाय है, कोई भी एक सिस्टम पे, उस पर जो भी व्यवस्था होगा, उस पर जो भी हमारा आवेश होगा वो क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा, यानी कि पूर्णांक संख्या होगा। किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का क्वांटीकरण का कहने का मतलब होता है कि मेरे पास कोई भी अगर सिस्टम है तो उसमें जो भी हमारा आवेश है, क्यू है, वो हमारा ना दशमलव के रूप में होगा ना हमारा भिन्न के रूप में होगा। वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, या आप उसे पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या होगा। अगर हम आपको बोले कि इस पर कितना आवेश है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हाँ 1.5 कूलम्ब आवेश है, 1.2 कूलम्ब आवेश है। नहीं, ये गलत माना जाता है आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। अगर आवेश का आदान प्रदान होता है, आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है या आवेश का आदान प्रदान होता है तो क्या होता है, वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि उसका क्या होता है, 1 2 3 4, डायरेक्ट आप 1 से 2 3 4 ऐसे दे सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। आप उसे दशमलव में ना विभक्त कर सकते हैं ना उसे भिन्न में विभक्त कर सकते हैं। वो क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। तो आपको ये समझ में आओगे कि आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि आवेश जो आदान प्रदान होता है, आवेश का जो भी आदान प्रदान होता है वो क्या होता है, एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आवेश को हमेशा जो भी लिखा जाता है, जो भी हम आवेश लिखते हैं उसके साथ उसके चिन्ह को लिखते चलते हैं। ठीक है, आवेश के जो भी लिखते हैं हम लोग उसके चिन्ह को लिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा हो गया आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि आवेश का मतलब होता है कि वो कब क्या होता है, भिन्न के रूप में ना दशमलव के रूप में हो सकता है। वो एक फिक्स मान होता है, फिक्स वैल्यू होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक हमारा पूर्ण संख्या होता है। ये दशमलव के रूप में नहीं होता है। ठीक है, एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो सके।
ठीक है। और आवेश का एक क्या होता है, ये एक सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई होता है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या होता है, जो प्लस माइनस एन ई होता है इसका मतलब होता है क्या, हम लोग थोड़ा सा इसे भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये चीज कहां से आया है। अगर हम इसे मिटा ले, अगर हम थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं और थोड़ा सा बताया कि Q बराबर एन ई होता कैसे है। थोड़ा सा लंबी क्लास हो रही है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास आपको इंजॉय होता जाए, ठीक है, मतलब इंजॉय में थोड़ा लगे कि Q बराबर ये प्लस माइनस एन ई कैसे होता है, ठीक है, प्लस माइनस क्यों होता है ये थोड़ा जानना जरूरी है। अगर मेरे पास कोई इस प्रकार कोई व्यवस्था है और यहां पर कोई है, ठीक है, ये हमारा क्या है, धातु है, और ये हमारा क्या है, अधातु है, ठीक है, ठीक है। ये Q बराबर प्लस माइनस क्यों होता है, ये प्लस माइनस का फंडा क्या है इसे हम लोग जान लेते हैं। ये जो धातु होता है और ये जो हम लोग जानते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है, जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है, ये निर्भर करता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। आपको ये पता चल गया होगा कैसे निर्भर करता है। अगर हम बात करें कि ये हमारा प्लस माइनस कैसे होता है, तो इससे हम लोग जान लेते हैं। अगर धातु जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, आगे देता है, तो इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज बैठता है, बिल्कुल बैठता है, आपको पता होगा। आज जब ये धातु क्या करता है, निकालता है, क्या करता है दोस्तों, धातु निकालता है ना, देता है, और अधातु क्या करता है, ग्रहण करता है। ले क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यानी कि इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज, और इस पर होता है माइनस चार्ज। ये प्लस क्या दे करके धन इकट्ठा का मतलब देता है तो इस पर धनात्मक आवेश बैठ जाता है, और लेता है तो इस पर ऋणात्मक आवेश बैठ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, ये प्लस माइनस एन ई यहां पर सिंबल रहता है। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। एन जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। और जो हमारा ई होता है, ये ई बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलाम, ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलाम हमारा, माइनस 19 कूलाम होता है, आई एम रियली सॉरी, माइनस 19 कूलाम, ठीक है। तो आप इतना क्लियर हो गया होगा ये आवेश होता क्या है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल आवेश के बारे में कि आवेश की सबसे पहले हमने बताया कि उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमने बताया कि थेल्स जहाँ दार्शनिक थे उस वहाँ से हमने शुरुआत किया था। फिर धीरे धीरे हम लोग आते रहे कि आवेश में आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे आया, फिर आवेश का संकल्पना कैसे आया। धीरे धीरे हम लोग मूव करते करते यहाँ पर आए कि आवेश में प्लस माइनस एन ई कैसे होता है, वो पूर्ण गुरज के रूप में होता है, न कि दशमलव के रूप में होता है। इतना चीज़ हम लोग ने यहाँ पर क्लियर किया और इतना कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर रीड किया। तो ये था हमारा सिर्फ आवेश के बारे में जानकारी। अगले चैप्टर में यानी कि अगले क्लास में हम सिर्फ आवेशन पर विचार करने वाले हैं। आवेशन पर पूरा हम लोग विचार करने वाले कि आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करके एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।